दोस्तों, मेरा नाम है संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही, एक तरीके से बोला जाए तो मेरे फेवरेट गेस्ट हैं। और इनके यूट्यूब चैनल को देखकर ही मैंने एक ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और ये बहुत लर्नेड हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, पढ़ाते हैं और साथ में लॉ के भी एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत गहरा हाथ रखते हैं। और प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इवन मैं कहूँगा सनातन धर्म के बारे में भी इनकी ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो सर, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे चैनल पे आए। और मेरे लिए इससे बड़ा दिन नहीं होगा कि मैं आपको साक्षात अपने चैनल पे देख रहा हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने जनरस इंट्रोडक्शन के लिए। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये पूरा सेशन जो होगा ये म्यूचुअली लर्निंग होगा। मैं भी आपसे बहुत कुछ लर्न करूंगा एंड आई एम ओपन फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी टू बी आपके शो पे आना, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वो मुझे ये चांस दिया कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं सर। इट विल नॉट बी ए इंटरव्यू, बेसिकली इट विल बी डिस्कशन सॉर्ट ऑफ थिंग। और मुझे तो केवल सुनना है, सुनाना तो आपको है सर। आपके सामने तो बड़े बड़े नहीं बोल पाते, तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो सर, हम आज बात करेंगे इस्माइल हानिया के मर्डर के बारे में। उसमें कई चीज़ें आ रही हैं बीच में, कई जो है वो कहते हैं थ्योरीज आ रही हैं। और कहीं पर ये हो रहा है कि ईरान ने उसको मरवा दिया, कहीं ये हो रहा है कि जो है इनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वाले मिल गए थे मोसाद से तब इनको मरवा दिया। कोई कह रहा है कि यूएसए ने इनको मरवाया है। तो जैसे भी, लेकिन डेथ तो हुई और वो मरे। अब सर, ईरान के लिए इतना अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि वो चुप बैठे तो शेमफुल है, और वार कर दे तो उसके लिए दिक्कत है। तो आप बताइए सर कि ये किस सिंध में जा रही है ये चीज, और क्या आप ये देखते हैं कि ईरान पर्सनली इस वॉर में इन्वॉल्व होगा, और क्या ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है सर? ओपन टू यू सर। नहीं, वर्ल्ड वॉर तो किसी भी कीमत में नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के लिए उस तरीके का जो मानसिकता चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द जो दुनिया है वो उस मानसिकता से बाहर आ चुकी है। अब जो ये सोसाइटी जिसमें हम आप रहते हैं, ये लाइफ ओरिएंटेड है, ये फैमिली ओरिएंटेड है, ये मेटेरियलिज्म ओरिएंटेड है। तो वर्ल्ड वॉर तो कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पे जब वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो फिर ये इस वाले मैटर पे भी वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। छुटपुट लड़ाई की संभावना हो सकती है, उसको कोई रूल आउट नहीं कर रहा है। मगर समझना पड़ेगा ये जो पूरा सिचुएशन जो प्ले आउट कर रहा है ना, कि इस्माइल हानिया को किसने मारा, इसमें बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी ना। तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं ना, मेरे पास अभी उतने टूल्स हैं कि ये पता किया जाए कि हु एग्जैक्टली एलिमिनेटेड हानिया एंड व्हाई। पर ईरान के रोल को तो मैं इसमें रूल आउट नहीं करूंगा। एक स्टेट गेस्ट है बंदा, और मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन है वो अगेंस्ट इजराइल, ईरान का। आपके यहाँ पे आया है और अंतिम समय तक ये पता नहीं होता कौन सा गेस्ट कहाँ रुकेगा, कौन सा गेस्ट किस रूम में रुकेगा। पर इतनी जानकारी, इतनी सटीक इंटेलिजेंस का होना, इसका मतलब है कि देयर इज लीकेज इनसाइड द ईरानियन सिस्टम। अब वो लीकेज क्यों हो रहा है, उस लीकेज का एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या जो नए उनके प्रेसिडेंट आए हैं ये उन्होंने करवाया है? कोई डील है उनकी अमेरिका के साथ, कोई डील उनकी किसी और के साथ है? दीज आर ऑल ओपन फॉर स्पेक्यूलेशन। जो जितनी एनालिटिकल एबिलिटी लगता है वो उतनी स्पेक्यूलेटिव स्टोरीज आपको बता सकते हैं वो लोग, और उसमें किसी भी स्टोरीज में संभावना हो सकती है। बट फैक्चुअली हुआ क्या, किसने मरवाया, कोई नहीं जानता। द ओनली फैक्ट दैट वी आर कॉग्निजेंट ऑफ इज दैट ही इज डेड। अब इस पे बात करें, इसका फॉलो आउट क्या है। देखिए, ये एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, और उस थियोरेटिकल प्रॉब्लम को जब तक हम नहीं समझेंगे, ये मिडिल ईस्ट जो है वो शांत नहीं होगा। और वो थियोरेटिकल प्रॉब्लम ये है कि ये जो अब्राहमिक फेथ है, इसका मिडिल ईस्ट में, इसका वेस्ट एशिया में और इसका दूसरे सिविलाइजेशन में क्या रोल होगा। ठीक है ना। तो बहुत सी जो सोसाइटीज हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाती कि ये बेसिकली एक कुछ लोग थे, उनका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग था
जिसको बाद में फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन वर्ल्ड का रिलीजन बनाने की कोशिश की गई, जो बना नहीं और आज भी नहीं बना है। आप इसको अगर देखें कि जो बेसिक थ्योरी है संदीप जी, वो ये कहती है कि यहूदी एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपने आप को अब्राहम के वंशज मानते हैं, उनकी एक क्रिएशन थ्योरी है कि पहले कोई गॉड है और उस गॉड ने 7 दिनों में 7 चीजें बनाई हैं, और उसके बाद उसने फिर जो उसकी सबसे बेस्ट जो क्रिएशन है वो मैन है, ह्यूमन बीइंग है। और उसके बाद जो है उसमें ये भी है, उनकी मान्यता है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है उनको अलग अलग समय पे उनके जो अंबियास कह लें, प्रॉफिट कह लें, अवतार कह लें, वो मिलते रहते हैं और इस तरीके से दुनिया एग्जिस्टेंस में आई। इसके अगेंस्ट में 76 और थ्योरियां हैं कि दुनिया कैसे, जैसे हमारी थ्योरी है कि प्रकृति और कॉन्शियसनेस हमेशा से एग्जिस्टेंस करते थे, किसी ने बनाया नहीं, जब कॉन्शियसनेस प्रकृति के पास आई तो फिर क्रिएशन हुआ या निर्माण हुआ या हम समझ पाए। जैसे ऐसे समझ लें कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम आप जो है वो अर्थ की क्रिएशन, जो गॉड की क्रिएशन है, अगर गॉड क्रिएटर है तो उसकी क्रिएटर का हम जो है 1,000वां हिस्सा भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते या अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। जैसे हम सबको पता है कि कुत्ता जो है वो एक पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर का भी साउंड सुन सकता है या नीचे का साउंड सुन सकता है, और हम आप वो साउंड समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि गॉड की क्रिएशन है जो साउंड के फॉर्म में, बट हमारे आपके लिए वो क्रिएशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो ये जो थ्योरी है कि गॉड ने बनाया और एक एडम आए और एडम एंड ईव आए, ऐसे बहुत सारी थ्योरियां हैं, पहले ये समझना पड़ेगा, बहुत सारी थ्योरियां हैं। अब्राहमिक फेथ ने ये किया कि उसने इस थ्योरी में फोर्स का चटका लगा दिया और फोर्स के थ्रू इसको दुनिया की रिलीजन बनाने की कोशिश की, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। यूरोपियंस बहुत जल्दी समझ गए और उन्होंने इससे अपना पल्ला छुड़ाया। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी विल बी द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, बट स्पिरिचुअल सेंस में, वो लीगल सेंस में नहीं होगा। लॉ बेसिकली मेकिंग एक ह्यूमन एक्ट है, ये कभी भी गॉड का एक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड के एक्ट में, गॉड के लॉ में प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते ह्यूमनली। अच्छा, मजे की बात है कि ये प्रॉफिट यहूदियों के आने थे, है ना, यहूदियों का लास्ट प्रॉफिट आना था। और यहूदी क्या, जो अगर जीसस क्राइस्ट यहूदी थे, आप देखिए कैसे डिविएशन चला गया, क्योंकि बहुत से प्रश्न उठते हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। जैसे यहूदी कन्वर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्रिश्चियंस और अरब जो है वो कन्वर्जन पे लगे हुए हैं। अगर कन्वर्ट किसी को करना है तो यहूदियों को करना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं आपकी बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो यहूदी थे तो उनको कन्वर्ट करना चाहिए था। अब्राहम फेथ है तो उनको करना चाहिए था, लेकिन वो अडॉप्ट किसने किया? क्रिश्चियनिटी ने अडॉप्ट किया। और ये आपके इसको हम क्रिश्चियनिटी ने अडॉप्ट नहीं किया, यूरोप ने अडॉप्ट किया। यूरोप क्रिएटेड क्रिश्चियनिटी। हम यूरोपियन कल्चर को रिलीजन के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें, और नथिंग अगेंस्ट इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है, जो है सो है। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा हूं कि आप इसको समझें। आना है प्रॉफिट यहूदियों का प्रॉफिट आना है, वो यहूदी के अलावा सब उसको प्रॉफिट मान लें। यहूदी जब तक नहीं मानेंगे वो कोई प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहूदी के रबाई से बात करें, वो करें यार कुछ प्री कंडीशन होती है, वो प्री कंडीशन अगर कोई प्रॉफिट सेटिस्फाई नहीं करा तो हम मानने को तैयार नहीं है। क्लेम तो समय समय पे होते रहते कि हमें वो प्रॉफिट, ठीक है ना। तो पॉइंट यही है कि आप जब यूरोप ने उनसे लिया और जीसस क्राइस्ट को मानने वाले बन गए और यूरोपियन कल्चर को रिलीजन के फॉर्म में दुनिया भर में भेज दिया, ठीक है ना। जो क्रिसमस हम आप मनाते हैं या क्रिश्चियन भाई बहन हमारे बनाते हैं, उसमें वो जो कोनिकल ट्री लगता है, उसमें सफेद सफेद स्नो लगता है, वो क्रिसमस यहूदियों का क्रिसमस नहीं है। पहली बात तो वो मनाएंगे भी नहीं, और दूसरी बात कि अगर वो मनाएंगे, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं नजारत में और बेथलेहम में, जहाँ पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट जी का, तो वहां पे बर्फ की संभावना होती ही नहीं है। तो और अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ गोवा में, गोवा का जो क्रिश्चियन है वो पोर्तुगीज कल्चर को क्रिश्चियनिटी समझता है, वो अपने नाम पोर्तुगीज रखता है, वो पोर्तुगीज गाने गाता है, पोर्तुगीज सिविलाइजेशन को वो क्रिश्चियनिटी समझ के फॉलो कर रहा है। तो वही बात ये कि फारस पर्सिया एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। अब उन्होंने अरबी रिलीजन को लिया है, नथिंग अगेंस्ट इट, इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, बट ये अरब में रहे तो बेहतर है। अरब के बाहर एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी इसकी, और यही जब आप अरब के बाहर एप्लीकेशन ला रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जैसे आप देखें, मेरी फ्रेंड थी, जब मैं इजराइल में था, हाइफा यूनिवर्सिटी में था, मैं रिसर्च कर रहा था, तो मेरी एक प्रोफेसर फ्रेंड थी, उनका नाम था मिखाइल। मैंने उनसे पूछा कि
who are these Arab, who are these people, because they have good sound, history, very nice music. I like Arab people. तो मैंने कहा कि आपसे क्या रिलेशन है उनका? तो उन्होंने कहा कि अरब्स आर माई कजन, ये उन्होंने सेंटेंस कहा, अरब्स आर माई कजन। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मुस्लिम्स आर योर कजन? उन्होंने कहा नो 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 नो, अरब्स आर आवर कजन, मुस्लिम्स आर नॉट आवर कजन। अरब्स हमारे कजन इसलिए होते हैं कि अब्राहम के जो 2 बेटे थे उसमें अरब्स जो निकले वो याकूब या जैकब कहते हैं, उनके वंशज हैं, इसलिए वो हमारे वो हैं, क्योंकि वो अब्राहम के ही संतान है। ठीक है। अब जो यहूदियों का जो प्रॉफिट है वो बन गया अरबों का प्रॉफिट, और अरबिक लाइफस्टाइल को रिलीजन के फॉर्म में लोग जीने लगे। यहूदियों ने इसका विरोध किया, वो कहे कि हम नहीं मानेंगे इसको। सो पॉइंट है कि अब ईरान ना तो अरब है, क्योंकि ये जो इस्माइल हानिया जो मारा गया, इसमें अरबों ने कोई हल्ला नहीं मचाया, अरब शांत है। ये सारा हल्ला जो आ रहा है वो ईरान की तरफ से आ रहा है, तुर्की की तरफ से 1-2 कुछ न्यूज आ रही है, और कोई नहीं बोल रहा। और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान इज अ नॉनसेंसिकल कैरेक्टर। ठीक है ना, पाकिस्तान एक ऐसा क्रिएशन है जो पाकिस्तान के लोगों को ही परेशान कर रहा है। ठीक है ना, पर उस पर हम बाद में आते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो कजन है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार है, इसको कहते हैं अब्राहमिक अकॉर्ड। वो कई हो चुके हैं अभी तक। 2020 में जब बेंजामिन नेतन्याहू साहब थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था अब्राहमिक अलायंस का। अगर 57 इस्लामिक देश मिलकर के OIC बना सकते हैं तो अब्राहमिक अलायंस क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अगर इस्लामिक कंट्रीज बन सकता है तो फिर अब्राहमिक अलायंस बनाओ। अभी आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली अब्राहमिक अलायंस वर्सेस, जिसे कह लीजिए एक्सिस ऑफ, जो भी आप कहना चाहे, मैं बाकी वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। अमेरिका ने अपने जो वो है शिप्स हैं, उनको उन्होंने आदेश दे दिया चले जाओ तुम अरब की खाड़ी में, वहां पे पहुंच जाओ, ताकि कोई भी मिस एडवेंचर ईरान अगर सोचे भी तो ना कर पाए। अब ईरान करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है ना। सो बॉटम लाइन ये कि, जी मैं बस लास्ट सेंटेंस कर दूं सर, धन्यवाद। बॉटम लाइन ये कि ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जब तक क्लियर नहीं होगी, आज आप यूरोप में देखें, लंदन बर्न कर रहा है, यूरोप में यूके बर्न कर रहा है। लोग त्राहिमाम कर गए हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के जरिए तुम चीजों को सही साबित नहीं कर सकते। हम मुगल को अपना नहीं मानेंगे क्योंकि वो 400 साल पहले कहीं बाहर से आए थे, उनको अपना बनाने के लिए तुमने फिर थ्योरी लगा दी आर्यन इन्वेजन की, सब बाहर से आए। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब आप करते हो ना, तो समाज कंफ्यूज हो जाता है। मगर इंटेलेक्चुअल जिसे कह लीजिए डिसऑनेस्टी के थ्रू आप समाज को साथ नहीं ला सकते। अगर पानी और तेल है तो कितना भी आप एफर्ट लगा लीजिए वो साथ नहीं मिल सकता। तो आपको पानी और तेल में अगर घोलना है, एक साथ उनको बनाना है, तो तेल का या तो ऑयल का प्रॉपर्टी निकाल लीजिए या पानी का ऑयल का पानी का प्रॉपर्टी निकाल लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें मैं ये देख रहा हूं कि रशिया और चाइना, इन्होंने हानिया के मर्डर को बहुत उसकी भर्त्सना की है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। क्या एक बेसिकली टेररिस्ट के मरने पे या मारने पे तो पूरे दुनिया से जो पाप है वो कभी होगा ना? तो क्या ये लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट उनके लिए इतने ज्यादा हो गए कि वो पूरे दुनिया का भला नहीं चाह रहे, और एक अमेरिका से दुश्मनी के चक्कर में, इजराइल से अपनी दुश्मनी के चक्कर में वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया में होगा? और कल को ईरान और ये आपका हमास, उनको ये लगेगा कि कोई बात नहीं, आगे लड़ो, हमारे पीछे तो चाइना और रशिया खड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता है सर? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चाइना और रशिया कभी साथ नहीं आएगा, ये दोनों को पता है, क्योंकि रशिया भी इस्लामिक टेररिज्म से जूझ रहा है। ठीक है ना, आप रशियन पीपल से बात करें, वो आपको ये बताते हैं कि जो उज्बेक को लेके या किर्गिज को लेके या जो लोकल सेंट्रल एशियंस को लेकर के रशियंस में बहुत अच्छी फीलिंग नहीं पाई जाती। वो प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे हैं कि हमारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, हमारे यहाँ आते हैं और फिर ये कहते हैं कि लाइफ चेंज करो। ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं।
पर इंटरनेशनल डायनेमिक्स में एक चीज तो है, अमेरिका अगर किसी के साथ खड़ा है तो रशिया टू द एक्सटेंट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट वो तो देगा, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। बीजेपी में भी कई बार क्या होता है कि मोदी जी की बार्गेनिंग पावर को कम करने के लिए बीजेपी के अंदर से भी न्यूज छुड़वा दिए जाते हैं ताकि आ जाए समा। बीजेपी और आरएसएस में भी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, तो फिर लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ कुछ वो देते हैं, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। बट क्या एक अलायंस फॉर्म आउट हो जाएगा? नो। ये एक अमेरिका को पेच कसने का एक तरीका है, इजराइल को पेच करने का तरीका, वरना चाइना भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिससे रशिया जूझ रहा है, उसी प्रॉब्लम से यूरोप भी जूझ रहा है, उसी प्रॉब्लम से ये भी जूझ रहा है। तो ये सब जानते हैं कि नो वन इज गोइंग टू पैक देयर बैगेजेस एंड कम टू रेस्क्यू ऑफ पैलेस्टाइन। और ठीक है, वो स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट दे करके वो चाहते हैं उस एरिया में अगर अमेरिका बिजी रहे तो बेहतर है। तो वो फिर अभी बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें उन्होंने पैलेस्टाइन के अलग अलग ग्रुपों को एक साथ लाने के लिए कहा था कि एक साथ मिलकर के अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट लड़ाओ। तो पॉइंट ये कि वो उस हद तक अमेरिका को बिजी करने के लिए तो वो ये काम कर सकते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू ब्रिंग इट टू देयर ओन शोर। दूसरी बात ये है कि अपने यहाँ पे अगर आप इस्लामिक प्रैक्टिसेस को दबा रहे हो तो फिर अरब्स कुछ ना बोलें और सेंट्रल एशियंस कुछ ना बोलें तो आप उनके फेवर में स्टेटमेंट दे देते हो। वो कह रहे हैं अपने मुसलमानों के साथ आपको जो करना है करें, आप हमारे फेवर में स्टेटमेंट तो देते हैं। सो पॉइंट वही है कि आप अगर चाइना और रशिया पे ये फील कर रहे हैं कि दे विल कम टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स, आई डोंट थिंक सो। ईरान के लिए भी नहीं आएंगे वो, और ना ही पैलेस्टाइन में तो जो भी हो रहा है आप देख रहे, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। असद के लिए रशिया जरूर आया था, मगर वो मैटर कुछ और था। वो सऊदी अरेबिया वर्सेस असद की लड़ाई थी। तो सऊदी अरेबिया के फेवर में अगर अमेरिका खड़ा हो गया था तो असद के फेवर में, जो सीरिया के डिक्टेटर हुआ करते हैं, तो उनके फेवर में फिर रशिया आ गया था बिकॉज दे वांटेड टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। मगर उससे अचीव क्या हुआ? आईएस बना, उससे क्या अचीव कर लिया दोनों ही कंट्री ने, यूएस ने या रशिया ने या सऊदी अरेबिया ने? इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से रशिया और चाइना जो है इस वॉर में, अगर ये वॉर होता है तो पहली बात तो ये इतना एसिमेट्रिक है कि संभावना ही नहीं है, बिकॉज ईरान इज नो मैच। क्या ईरान अपनी ये सिविलाइजेशन या जो भी उनके सिटीज हैं उनको रबल में वो करना चाहता है जैसे सीरिया ने कर दिया? और फिर होगा क्या? कर तो दोगे आप, लड़ाई में घुस तो जाओगे, चलो आपने 40,000 50 लाख 1 लाख यहूदी मार दिए और कुछ आपके मर गए। क्योंकि इजराइल ने एक यहूदी पे 30 पैलेस्टीनियंस को मारा है या 32 पैलेस्टीनियन को मारा है। अभी तक वो 40,000 लोगों को मार चुके हैं, उनके 1200-1300 लोग मरे थे। तो वो रेशियो निकालिएगा तो फॉर ईच ज्यू दे हैव किल्ड 30 पैलेस्टीनियंस, ये हिसाब किताब बनता है। तो आप अगर ईरान चाहता है कि उसके शहर भी ऐसे ही बन जाएं जैसे सीरिया का डमेस्कस है, जैसे सीरिया के अलेप्पो है, तो यू आर मोर देन वेलकम, गो एंड चेक इट। उसके बाद होगा क्या? आप तो इस लड़ाई में घुस जाओगे, लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरीके से जीतेंगे वेस्टर्नर्स, क्योंकि जब आपके सिटी का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, जब आपको वापस से ऑयल जो लाइन है उसको खोलना होगा, सिटीज में जो रोड बनानी होंगी, इलेक्ट्रिक वायर बिछाने होंगे, वापस से आप इन्हीं को दोगे कॉन्ट्रैक्ट कि हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। तो वो तो रिच होंगे, इसी को तो आप कहते हैं ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो दे विल बी बेनिफिटेड। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, all you will do is end up killing your people killed and coming back to the table only. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। और अच्छा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर करूंगा, और वो मैं करूंगा, क्या पूरी दुनिया मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में डिवाइड हो रही है? जैसे कि ये अभी एक तरीके से हमास का अटैक था, उसके साथ हजबुल्ला आ गया, हौती आ गया, और ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं केवल गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, वो तो नहीं है, सब दिखाई दे रहे हैं। बाकी जितनी क्रिश्चियन कंट्री, हिंदू कंट्रीज, ये सब जितनी भी हैं, सब अलग हो गई हैं। तो इसमें हमको एक डिवाइड हो रहा है, और हमको लग रहा है कुछ सालों के बाद, जैसे आप यूके में बोल रहे हैं, जो इस समय कंडीशन है, जो जर्मनी में कंडीशन है, जो फ्रांस में कंडीशन है, उसके हिसाब से क्या ये पूरा एक जो अर्थ है, वर्ड है, ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में डिवाइड होगा? और फिर कुछ आपको लगता है संभावना कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ वॉर हो सकती है कभी भी? तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे सर। और
आज आपके आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने आज अपना घर चेंज किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। और फिर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपना नेक्स्ट सेशन जल्दी करेंगे और आप हमको ओबलाइज करें सर, प्लीज।